नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी की आपके क्लासेस चल रही है और योद्धा बैच के अंतर्गत आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उसी के अंतर्गत आपका जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आए हैं आपके लिए आज। बिल्कुल फ्री बैच है, ये प्रैक्टिस सेट बैच है योद्धा बैच। और इसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पर चर्चा कर रहे हैं और एक प्रैक्टिस सेट आपका कल हो चुका है, आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है देखना है हमको। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका यहाँ पर चयन करना है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, ठीक है। दूसरा है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। तीसरा है, दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। और चौथा है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। अभी इन सबको आपको देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, तो जुर्माना जो आपका लिख रखा है यहाँ पर, ये गलत वर्ड लिख रखा है, ठीक है। तो जुर्माना आपका गलत हो गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें, इस समय सर्दी है, तो सर्दी इस प्रकार से नहीं लिख सकते। सर्दी को हम इस प्रकार से लिखते हैं सर्दी, ठीक है। सर्दी को कैसे लिखते हैं हम, शुद्ध वर्तनी में इस प्रकार से सर्दी लिखी जाती है, तो ये आपका शुद्ध होगा, ठीक है। इसी प्रकार जुर्माना की यदि हम बात करें पहले वाले ऑप्शन में, तो जुर्माना आपका छोटे ऊ की मात्रा आती है जुर्माना में, ठीक है। जुर्माना ये आपका शुद्ध होगा। तो ये दोनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरा है, दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। तो दोष यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। दोष किस प्रकार से लिखते हैं हम, तो दोष इस प्रकार से लिखते हैं, दो और श षटकोण का यहाँ पर आता है आपका, ठीक है। तो ये वाला दोष आपका सही होगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब एकमात्र ऑप्शन बचता है चौथा, और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं कि ये कैसे करेक्ट होगा। तो यहाँ पर है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, यानी कि यहाँ पर ये वक्त जो लिखा हुआ है आपका, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका इसमें नुक्ता आएगा, ठीक है। तो वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। और चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऊपर के जो आपके वाक्य दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न जो है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। इसमें जो दुख है उसको आपका यहाँ पर रेखांकित कर रखा है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि हमारा जो रेखांकित शब्द है उसके उचित पर्यायवाची का यहाँ पर चयन करना है, यानी कि जो दुख शब्द है ये रेखांकित किया हुआ है, इसका हमको यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो है व्यथा, दूसरा है तापस, तीसरा है इप्सा और चौथा है बेशर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है सारे, जो आज के हमने इस सेट में लिए हैं, प्रैक्टिस सेट में। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो व्यथा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं यहाँ से हम देखेंगे। तो व्यथा के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं पीड़ा, वेदना, कष्ट, यातना, त्रास, चिंता, दुख, ये सब व्यथा के पर्यायवाची होते हैं आपके। उसके अलावा हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तापस, तो तापस के पर्यायवाची क्या होते हैं, तपस्वी, मुनि, सन्यासी, संत, भिक्षु, महात्मा आदि, ये सब आपके तापस के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिसमें दे रखा है इप्सा। तो इप्सा यानी इच्छा होता है, अभिलाषा होता है, मर्जी होता है, स्पृहा होता है, इस प्रकार इसके पर्यायवाची होते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है बेशर, बेशर का क्या होता है आपका, बेशर अर्थात गधा, गर्धप, और जिसे हम खर भी कहते हैं, मूर्ख भी कहते हैं, शंखकर्ण कहते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख जो है वेशाख नंदन भी हम इसे कहते हैं। तो ये सब पर्यायवाची जो ऑप्शन में दे रखे हैं हमने सब आपको पर्यायवाची बताए। अब आपको बताना है कि दुख का पर्यायवाची क्या होगा। तो तापस दुख का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है तपस्वी, ठीक है। इसके पर्यायवाची होते हैं मुनि, तपस्वी आदि, इसके पर्यायवाची होते हैं। इसी प्रकार इच्छा यानी इप्सा होता है, तो ये भी नहीं होगा। और बेशर यानी गधा, वेशाख नंदन, ये इस प्रकार इसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा पहला वाला ऑप्शन व्यथा, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुख का पर्यायवाची हो जाएगा व्यथा, ठीक है। दूसरे वाले प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है।
वह उसका चश्मा भूल गया। ठीक है, वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? ठीक है, तो वह उसका चश्मा भूल गया। उसके बाद हमको ऑप्शन दे रखे हैं, रेखांकित के स्थान पर इन ऑप्शन को रख के देखना है हमको क्या सही होगा इनमें से। ठीक है, तो वह किसका चश्मा भूल गया, वह क्या चश्मा भूल गया, वह कुछ चश्मा भूल गया, या वह अपना चश्मा भूल गया। तो उसका की जगह यदि हम अपना रखेंगे, वह अपना चश्मा भूल गया, तो आपका सही हो जाएगा किसका क्या कुछ, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएंगे। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह अपना चश्मा भूल गया। ठीक है, क्या आ जाएगा, वह अपना चश्मा भूल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आता है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? विभक्ति चिन्ह जब आप कारक पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं जैसे कर्ता कारक, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने। कर्म कारक तो कर्म को विभक्ति चिन्ह आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आपके 8 कारक होते हैं, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के, को, के लिए, अपादान से, अलग, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, भो, अरे इत्यादि। इस प्रकार आपके कारक होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह कौन सा होगा। वाक्य क्या दिया है आपको, तो वाक्य नीचे दिया हुआ है, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। अब यहाँ पर कारक चिन्ह देखिए हम, तो का कारक चिन्ह यहाँ पर आया हुआ है, यानी विभक्ति चिन्ह आया हुआ है। तो छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, तो का यहाँ पर गलत है। इसकी जगह ने, पर, से या द्वारा कौन सा आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसकी जगह कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होगा, अर्थात कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयोग होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। का को रिप्लेस करेंगे हम ने से। ठीक है, का विभक्ति चिन्ह जो है उसके स्थान पे हम ने विभक्ति चिन्ह लगाएंगे तो बिल्कुल सही वाक्य हमारा बन जाएगा। पर नहीं आएगा यहाँ पर, ना ही से आएगा और ना ही द्वारा आएगा। रख के देख लेते हैं, छुट्टियों में सभी बच्चों पर अपने मम्मी पापा, ऐसा नहीं होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों से अपनी मम्मी पापा, ऐसा भी नहीं होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों द्वारा, ऐसा भी नहीं होगा। छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ने विभक्ति चिन्ह होगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि हमको यहाँ पर बताना है। वाक्य क्या दिया है, तो वाक्य यहाँ पर दिया है आपको, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। इसमें हमको क्या देखना है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि देखना है। क्या देखना है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि। तो यदि हम देखें वाक्य को, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है, तो पूरा वाक्य बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, लेकिन जो पहला शब्द है आपका वो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यानी अशुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तूफान में बड़े ऊ की मात्रा आती है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, यानी कि तूफान जो है वो गलत हो जाएगा हमारा। तो शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि क्या, ना तो पार है, ना डरकर है, और ना ही नौका में है। बिल्कुल ठीक प्रकार से लिखे हुए तीनों ऑप्शन। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि वर्तनी संबंधी अशुद्धि तूफान में है और तूफान में बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, तूफान। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न मुहावरे से रिलेटेड है। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है छठे प्रश्न का आपका, वो है निश्चल व्यक्ति होना। दूसरा है घर में सभी सुविधाएं होना। तीसरा है धार्मिक प्रवृत्ति का होना, और चौथा है रोज गंगा स्नान करना। ठीक है, तो वीडियो को आपको शेयर करना है, और यदि अच्छा लगे सेशन तो आपको लाइक करना है। इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें। ठीक है, तो इसका छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है फिलहाल यहाँ पर, कि घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए हम, घर में गंगा बहाना, इसका सही अर्थ ना तो निश्चल व्यक्ति होना होगा, ठीक है, ना ही आपका जो है धार्मिक प्रवृत्ति का होना ये होगा, क्योंकि मुहावरा मतलब क्या आपका,
मुहावरे में कभी भी सीधा अर्थ जहां पर निकले वो ऑप्शन हमको नहीं लेना है। घर में गंगा बहाना है, गंगा का अर्थ धर्म से है, गंगा नदी है, तो उसका हम धार्मिक मानकर धार्मिक प्रवृत्ति से उससे रिलेट कर लेते हैं, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का होने सीधा अर्थ निकल जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होते मुहावरे में, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और रोज गंगा स्नान करना ये भी गलत होगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा वाला, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घर में सभी सुविधाएं होना, यानी घर में गंगा बहाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो घर में सभी सुविधाएं होना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने बोल उठे, उन्होंने बोल उठे, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध करना है। ठीक है, तो उन्होंने बोल उठे, इसमें त्रुटि आपको पहचानना है। क्या वाक्य शुद्ध लग रहा है आपको? उन्होंने बोल उठे, या वे ने बोल उठे, या उसने बोल उठे, या वे बोल उठे, कौन सा सही होगा? तो ये सिंपल सा प्रश्न है, ना तो उन्होंने बोल उठे आएगा, ना ही वे ने बोल उठे आएगा, ना ही उसने बोल उठा आएगा, वे बोल उठे, इस प्रकार ये आएगा तो शुद्ध होगा। तो वे बोल उठे, उन्होंने की जगह हमको लगाना है वे, तभी हमारा ये जो वाक्य है ये शुद्ध हो पाएगा। तो उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचानना थी, त्रुटि यानी गलती, तो हमने पहचान ली है। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त जो उत्तर शब्द है निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? ये उत्तर शब्द अतीत को, पिछले को, उत्तर दिशा को और जवाब को। तो उत्तर का अर्थ आपका जवाब भी होता है, दिशा में भी उत्तर होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पिछला भी होता है और अतीत भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ किस को व्यक्त कर रहा है? उत्तर शब्द, यानी उत्तर शब्द का कौन सा अर्थ यहाँ पर निकल रहा है? तो रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो ना तो अतीत को व्यक्त करता है, ना पिछला, ना आपका जो है पिछला को व्यक्त करता है, ना उत्तर दिशा को व्यक्त करता है, क्योंकि यहाँ दिशा की कोई बात नहीं हो रही। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, यानी जवाब नहीं मिला, तो वह दूसरी तरफ चला गया। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब हमने कल भी इस प्रश्न को लिया था और ये प्रश्न आया हुआ है आपके एसएससी जीडी की एग्जाम में। तो जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हम देख लेते हैं, मितभाषी, अपभाषी, मृदुभाषी या कटुभाषी। तो जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका मितभाषी। मितभाषी यानी कम बोलने वाला। इसी प्रकार मृदुभाषी यानी मृदु यानी मीठा बोलने वाला क्या हो जाएगा आपका? जो मधुर बोलता है वो मृदुभाषी। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी होगा। और अपभाषी किसे कहते हैं? कि अपभाषा यानी ऐसी भाषा जो ग्रामीण परिवेश में बोली जाती है। ठीक है, जो मानक भाषा तो नहीं होती लेकिन उसको प्रयोग में लाया जाता है भाषा को, तो वह आपकी अपभाषा कहलाती है। ठीक है, तो अपभाषा को हम बुरी भाषा भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये आपके चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पर। तो जो कम बोलता है उसको ना तो अपभाषी कहेंगे, ना मृदुभाषी कहेंगे और ना ही कटुभाषी कहेंगे, उसे कहेंगे हम मितभाषी। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, 10वां प्रश्न, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? अर्थात यहाँ पे शांत का विलोम हमको बताना है कि कहां पर नहीं दिया गया है। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, तो शांत का विलोम स्थिर, उत्तेजित, उद्विग्न या अशांत, ये सब यहाँ पर दे रखे हैं। तो कहां पर विलोम नहीं मिलेगा शांत का, ये बताना है। तो शांत का विलोम यानी उल्टा आपको बताना है। तो शांत का उल्टा उत्तेजित होता है, बिल्कुल होता है, उद्विग्न होता है, और शांत का उल्टा अशांत भी होता है, लेकिन शांत का उल्टा स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ पर विलोम नहीं दिया गया है वो बताना है, तो स्थिर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि शांत का विलोम कहां पर नहीं दिया गया है, तो स्थिर। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, जानने की इच्छा करने वाला या जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है यहाँ पर। तो जानने की इच्छा रखने वाला या करने वाला के लिए या तो दूरदर्शी प्रयोग होगा शब्द, या युयुत्सु होगा, या जितेंद्रीय होगा, या जिज्ञासु होगा। ठीक है, तो दूरदर्शी
ठीक है, अर्थात जिसकी दृष्टि दूर की होती है, दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी। युयुत्सु यानी युद्ध लड़ने का इच्छुक या युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला। जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों पर जीत पाली हो। और जिज्ञासु अर्थात कौन होता है आपका, जानने की इच्छा करने वाला या रखने वाला। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। बहुत दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी, लड़ने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासु, क्योंकि इनका सभी का हमने यहाँ पर देख लिया है। जितेंद्रिय अर्थात जीतने की, जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो। युयुत्सु यानी युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला, और दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी। तो तीनों गलत हो जाएंगे। एकमात्र ऑप्शन बचेगा चौथा, और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चुनना है। आज दोपहर के बाद में व्यस्त हूँ। ठीक है, तो शब्द समूह रेखांकित जो दे रखा है वो दोपहर है। तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, पूर्वाह्न, अपराह्न, सुबह या भोर। तो इन सब के अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं हम। पूर्वाह्न क्या होता है यहाँ पर, तो पूर्वाह्न अर्थात क्या होता है यहाँ पर, मध्य रात्रि। ठीक है, 12 बजे से दोपहर 12 बजे के ठीक पहले तक का जो समय होता है उसे हम पूर्वाह्न कहते हैं। उसके अलावा अपराह्न किसे कहते हैं, तो दोपहर जो 12 बजती है उसके बाद से मध्य रात्रि की 12 बजे जो समय होता है उससे पहले तक का समय आपका अपराह्न कहलाता है। और सुबह अर्थात प्रातः काल हम कहते हैं जिसे। और भोर यानी सूर्योदय जब होता है उससे पूर्व की स्थिति आपके भोर कहलाती है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर आपने इनके अर्थ सहित समझ लिए हैं। तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि आज दोपहर के बाद में व्यस्त हूँ, दोपहर की जगह सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो आज अपराह्न के बाद में व्यस्त हूँ, दोपहर यानी अपराह्न के बाद में व्यस्त हूँ। तो अपराह्न यानी दोपहर 12 बजे से 12 बजे मध्य रात्रि के पहले तक का समय होता है। तो दोपहर की बात हो गई यहाँ पर, तो अपराह्न आएगा, ना कि पूर्वाह्न, सुबह और भोर। तो पहला, तीसरा और चौथा तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा वाला, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए वास करना, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना, ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना, या ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ग्रामवास से अभिप्राय क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ग्रामवास से अभिप्राय ग्राम के लिए वास करना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यदि आपने समास पढ़ा होगा तो आप जब सामासिक पदों का समास विग्रह करते हैं तो वहां पर आपके जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसका विग्रह होता है और इसमें कारक चिन्ह लगे हुए हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो ग्रामवास अर्थात ग्राम के लिए वास, ऐसा नहीं होगा। दूसरा यदि हम देखें तो ग्राम द्वारा वास, तो ग्राम के द्वारा वास ग्रामवास नहीं होता। ग्राम से वास करना, ऐसा भी नहीं होता। एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा चौथा, वही करेक्ट होगा। अब चौथा करेक्ट क्यों होगा ये देखना है। ठीक है, चौथा हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा, तो ग्राम के अंदर या ग्राम में वास करना ग्रामवास होता है। जैसे कहते हैं ना ग्रामवासी, तो ग्राम में रहने वाले वासी यानी गांव में रहने वाले वासी, इसी प्रकार ग्राम में वास करना ग्रामवास कहलाता है। तो चौथा और एकमात्र ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। अगला है, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरोदे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा करनी है यहाँ पर, कि आधा तीतर आधा बटेर, दिखने में अलग असल में अलग, रंगा सियार या आधा गंगा आधा जमुना। अब जब तक आपको इन मुहावरे का अर्थ पता नहीं होगा तब तक आप इनका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चमरोदे जूते पहन रखे थे, ये तो वही हुआ। इसके बाद कौन सा मुहावरा यहाँ पर आएगा, तो इन मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हम देख लेते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर अर्थात क्या हो जाएगा, बेतुका मेल, यानी कोई मेल न होना। ठीक है, तो पहला आपका जो है आधा तीतर आधा बटेर, इस ऑप्शन का अर्थ क्या होगा, बेतुका मेल यानी बिना तुक का मेल, कोई मेल नहीं है। दिखने में अलग असल में अलग, इसका मुहावरा क्या होता है, ये अर्थ यहाँ पर दे दिया दूसरे ऑप्शन में। इसका मुहावरा होता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ठीक है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और।
फिर तीसरा है रंगा सियार, इन्हें धोखेबाज या झूठ बोलने वाले व्यक्ति को रंगा सियार कहते हैं। और आधा गंगा आधा जमुना यानी अवसरवादी होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रोहन ने महंगा सफारी सूट तो पहन रखा था और उसके साथ क्या पहने, उसने फटे हुए चमरोदे जूते पहन रखे थे। तो बेतुका मेल हो गया, ये सूट तो महंगा पहन रखा है लेकिन जूते फटे हुए पहन रखे हैं। तो आधा तीर आधा बटेर होगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है आपका, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वर्ण से अर्थात वर्ण से यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है, लक्षण, जाति, रंग या रूप। तो गौर वर्ण, वर्ण यानी यहाँ पर क्या है, गौर यानी गोरा रंग। तो रंग से अर्थ निकल रहा है, ना कि लक्षण होगा, जाति होगा और रूप भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा रंग, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस वर्त को व्यक्त करता है, तो रंग को व्यक्त करता है। अगला आपका जो आ जाता है गद्यांश, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, गद्यांश अलग हो सकता है लेकिन उसको किस प्रकार से हल किया जाता है ये अपने को यहाँ पर देखना है। ये पिछली परीक्षा में पूछा हुआ गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर चयन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में रिक्त स्थान दिए हैं। पहला आपका जो रिक्त स्थान है वो यहाँ है। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य दूसरा रिक्त स्थान फिर बन जाता है और कोई राक्षस पिघल कर फिर से तीसरा रिक्त स्थान बन जाता है। फिर मनुष्य में जितनी अधिक चौथा रिक्त स्थान होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पांचवा रिक्त स्थान इंसान बन जाता है। तो रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मुस्कान, स्मृति, आंसू और हंसी, चार विकल्प दे रखे। तो परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में मुस्कान दिए हैं, स्मृति दी है, आंसू दिए हैं या हंसी दिए हैं। क्या आएगा, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। ठीक है, तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, देवता, निशाचर, असुर या दानव। इसका आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य दानव बन जाता है, देवता बन जाता है, असुर बन जाता है या निशाचर बन जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। क्या बन जाता है, देवता। तीसरा, पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर तीसरा क्या है, और कोई राक्षस पिघल कर फिर से बुरा मानव बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है, अहंकारी मानव बन जाता है या क्रोधी मानव बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका सच्चा मानव बन जाता है, ये ऑप्शन आएगा, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखें हम, तो अगला जो है आपका वो है चौथा रिक्त स्थान। इसमें क्या आएगा, रिक्त स्थान चार की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, दया, निर्दयता, बेदर्दी या क्रूरता। तो दया होती है वह उतना ही कोमल उदार, या निर्दयता होती है वह उतना ही कोमल उदार, या बेदर्दी या क्रूरता। क्या आएगा यहाँ पर, तो दया होती है वह उतना ही अधिक कोमल उदार। और फिर पांचवा रिक्त स्थान आ जाता है आपका। तो यहाँ पर ना तो निर्दयता आएगा, ना क्रूरता आएगा, ना ही बेदर्दी आएगा, दया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश दिया जाता है, बहुत ही सिंपल रहता है ये। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है गद्यांश के रिलेटेड। ठीक है, और पूजनीय इंसान बन जाता है, निंदनीय बन जाता है, बदनाम बन जाता है या घृण्य बन जाता है। तो पूजनीय बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस गद्यांश की पूर्ति करके हम देख लेते हैं। तो परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए। क्या दिए हैं, आंसू। तो पहले वाले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा आपका, आंसू। दूसरे में इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। क्या आ जाएगा आपका, देवता।
दूसरे रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा देवता बन जाता है। ठीक है, तीसरा रिक्त स्थान है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है, और कोई राक्षस पिघलकर फिर से जो हमको दे रखा है तीसरा रिक्त स्थान सच्चा मानव आएगा। इसमें क्या आएगा, सच्चा मानव बन जाता है। क्या बन जाता है, सच्चा मानव, सच्चा मानव बन जाता है। क्या बन जाता है, सच्चा मानव। फिर चौथा जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है तो उतना ही कोमल उदार, और चौथे में आ जाएगा दया और कोमल उदार और इंसान बन जाता है, तो पूजनीय आ जाएगा, पूजनीय इंसान बन जाता है। देखिए, पूजनीय, पूजनीय इंसान बन जाता है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो पूजनीय आ जाएगा। ठीक है, पांचवें विकल्प में यहाँ पर दे रखा है पूजनीय होगा। तो अब इसको पढ़ते हैं। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। तो इस प्रकार से ये गद्यांश पूरा यहाँ पर रिक्त स्थान के द्वारा पूरा हो गया। ठीक है, रिक्त स्थान में जो हम इसमें उचित विकल्प दिए थे उनका हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया, चुनाव कर लिया। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश दिए जाते हैं और उनमें आपको सही विकल्प, उचित विकल्प का प्रयोग करना रहता है जो सही हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा रहता है आपका। तो इस प्रकार आपके ये 20 प्रश्न आज के दूसरे सेट में कंप्लीट हुए। अब इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी और आपको इससे संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी ये देखना है, तो आपको फॉलो कर लेना है व्हाट्सअप। ठीक है, चैनल का नाम है एडी एजुकेशन, नाम से चैनल बना रखा है हमने। व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो ये वीडियो डालेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक। लेकिन आपको जो पीडीएफ होगी वो यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी क्योंकि पीडीएफ का ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स है उसकी जानकारी, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं और जो भी क्लासेस का टाइमिंग वगैरह रहता है वो यहाँ पर मिलेगा आपको, और टेलीग्राम पर भी मिलेगा, वहाँ पर क्विज भी मिलेगी और इसकी फ्री पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फ्री पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उसकी लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिएंगे वीडियो की, तो वहां से आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से इसकी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगली क्लास अगले सेशन में होगी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।